अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें तीन डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। There are normally two types of capacity planning. One is long term, दूसरा is short term. तो एक और अभी नया निकाल दिया मीडियम टर्म। ठीक है, क्या निकाल दिया हमने? मीडियम टर्म निकाल दिया। तो ये मीडियम टर्म प्लानिंग क्या होता है? वही रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग कहलाता है। मीडियम टर्म प्लानिंग इज रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। लॉन्ग टर्म में अपने क्या सोच रहे हैं? अपने सोच रहे हैं कि कितना मशीन लगेगा, फिर लोकेशन क्या होगा, फिर लेआउट क्या होगा। ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि एक बार सेट हो गया तो बार बार चेंज नहीं होता है। फिर शॉर्ट टर्म में वैसे हम लोग क्या सोचते हैं? शॉर्ट टर्म में हम सोचते हैं कितने वर्कर्स लाने हैं, क्या मटेरियल ऑर्डर करना है, वो बात का बात है। मीडियम टर्म प्लानिंग का दूसरा नाम है रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। अब ये क्या होता है इसको ही समझना है ना। तो रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग में अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, जब मैं बताऊंगा तब लिखना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, अटेंशन देना है कि एग्रीगेट प्लानिंग क्या होता है। तो एग्रीगेट मतलब ऐसे तो वर्ड एग्रीगेट माने होता है ना टोटल। मैथ्स में एग्रीगेट करते हैं ना, अपने एग्रीगेट करना मतलब क्या होता है? टोटल। सो एग्रीगेट प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा प्लानिंग है जो आपका 1-2 साल तक का पीरियड को कवर कर लेता है। तो ये बोलता है कि आप आने वाला 1-2 साल का डिमांड को फोरकास्ट करो, देख रहे हैं। फिर उस फोरकास्ट के हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। आपने डिमांड को पता लगा लिया कि आने वाला 2 साल में मेरा क्या डिमांड होने वाला है। आपने वो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनाना सीखा ना मेरे साथ, तो ट्रेंड से पता चल गया कि आने वाला 2 साल तक ये डिमांड होने वाला है। तो उस डिमांड का प्रोडक्शन प्लानिंग करना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्शन प्लानिंग आप बोलेंगे जब डिमांड आएगा तब कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको 2 साल का डिमांड पता है तो 2 साल की वो कैपेसिटी को आप कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए दो तरह का स्ट्रेटजी है। एक है प्योर स्ट्रेटजी, दूसरा है मिक्स स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी क्या है? ये कहता है अभी जो आदमी है हमारे पास, वो आदमी लोग को लेके हम लोग अपना काम करेंगे। जैसे जैसे मंथ ऑन मंथ एक्स्ट्रा डिमांड आएगा तो एक्स्ट्रा आदमी हायर कर लेंगे, और अगर मंथ ऑन मंथ डिमांड गिर गया तो कुछ आदमी घटा देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ? वेरी द साइज ऑफ वर्कफोर्स। तो दैट इज वन ऑफ द प्योर स्ट्रेटजी। मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी, आपको लग रहा होगा हाँ कंपनी ऐसे कर तो सकता ही है कि आज मेरे पास जितना टीम है उसी से मैं काम करूंगा, फिर अगर मेरा डिमांड आ रहा होगा तो मैं एक्स्ट्रा हायर कर लूंगा, फिर कल को डिमांड नहीं आ रहा होगा तो इनमें से जो एक्स्ट्रा हायर हो गया उसमें से कुछ निकाल दूंगा। मतलब आप अपना एक बेस एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हायर करना है तो एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहे हैं, जिसको हटाना है
उसको हटा दे रहे हैं जब काम नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वही आदमी रहेगा, आदमी नहीं बढ़ाएंगे, उनसे ज्यादा काम कराएंगे, उनको बोलेंगे ज्यादा देर तक काम करो, वेरी द वर्क टाइम, और जब काम नहीं है तो थोड़ा उनको बोल देंगे यार जल्दी चले जाओ। क्लियर है? तीसरा तरीका क्या है? वेरी द इन्वेंट्री। वेरी द इन्वेंट्री क्या होता है? हम लोग एक कांस्टेंट प्रोडक्शन करते ही रहेंगे, अपना एक कैपेसिटी बनाकर हर दिन स्पेसिफिक यूनिट्स बनाते ही रहेंगे। तो जो बिक गया, जो नहीं बिका वो इन्वेंट्री में जाता रहेगा। तो डिमांड जो होता है वो तो अनसर्टेन होता है, वो फ्लक्चुएट करेगा। तो डिमांड अगर कम है तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, डिमांड ज्यादा है तो इन्वेंट्री घट जाएगा। बट इस तरह से प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम लोगों का इन्वेंट्री का शॉर्टेज नहीं हो, मतलब डिमांड जितना आने वाला है वो पूरा मीट तो हो जाए, शॉर्टेज नहीं हो। तो दैट इज वेरी द इन्वेंट्री लेवल। और फोर्थ है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब जब एक्स्ट्रा काम आएगा तो बाहर से खरीद के ले आएंगे या बाहर से बनवा के ले आएंगे और बेच देंगे। तो ये सब प्योर स्ट्रेटजी है। व्हाट इज प्योर स्ट्रेटजी? प्योर स्ट्रेटजी मतलब कोई एक तरीका लगाएंगे और काम हो जाएगा, इनमें से कोई एक तरीका लगाएंगे काम हो जाएगा। तो आप दिमाग में बैठाओ प्योर स्ट्रेटजी मतलब क्या क्या, एक बार बिना नीचे देखे स्क्रीन पे देखे दिमाग से रिपीट करो कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं, वर्क फोर्स को वेरी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्स्ट्रा डिमांड आया तो एक्स्ट्रा लोग को हायर कर लेंगे, और जब डिमांड कम हो गया तो उनमें से जो लोग हायर हुए हटा देंगे। हो सकता है बेस एम्प्लॉय मेंटेन करे, या बेस एम्प्लॉय का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड, वेरी द वर्क टाइम का मतलब क्या है, भाई आदमी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, उनसे एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे। फिर तीसरा केस क्या है, वेरी द इन्वेंट्री लेवल, मतलब प्रोडक्शन एक अपना कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा, फिर जो बच गया वो इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा, और एक्स्ट्रा डिमांड आया तो इन्वेंट्री से बिक जाएगा। बट इन्वेंट्री ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा कि कभी डिमांड जीरो नहीं हो, मतलब कभी क्या बोलते हैं, शॉर्टेज नहीं हो, कभी भी स्टॉक का शॉर्टेज नहीं हो। और लास्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। इसका मतलब क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग है मतलब आप बाजार से खरीद के दे देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, मिक्स स्ट्रेटजी क्या होगा? मिक्स स्ट्रेटजी होता है कि इनमें से कोई दो को कंबाइन कर दिया, जैसे कि हम आदमी भी एक्स्ट्रा रखेंगे और एक्स्ट्रा काम भी करवाएंगे, एक्स्ट्रा देर तक काम करवाएंगे, मतलब वर्कफोर्स प्लस टाइम को मिला दिया, या फिर आदमी भी एक्स्ट्रा रखेंगे और सब कॉन्ट्रैक्ट भी करा लेंगे। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी। एग्जांपल, वेरी इन्वेंट्री प्लस सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, राइट? तो ये है एक्चुअली एग्रीगेट प्लानिंग। अब ये स्ट्रेटजीज हम लोग पहले से सोच के रखे तो सिचुएशन जब आएगा तो फट से एक्शन लिया जाएगा। अगर ये सोच के नहीं रखोगे तो हाय तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, उस समय पैनिक करोगे आप, राइट? तो इसके बेस पर आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट क्या रोल प्ले करोगे कि आप अपने ऑपरेशन मैनेजर को ये गाइड कर सकते हो कि आप अपना मीडियम टर्म का प्लानिंग का एक रास्ता बना के चलिए कि अगर ऐसा हुआ तो आप ये करेंगे, और उसका भी बजट वजट रेट वेट सब लेके चलिए, और हम आने वाले समय के लिए एक फोरकास्ट खड़ा करके आपके लिए इन सब में से कौन सा प्लान बेस्ट होगा वो आपको हम बता सकते हैं। अगर आप मेरे को ये चारों सिनेरियो का रेट कॉस्ट स्ट्रक्चर बता दें तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हम इसको इवेल्युएट करके उस कंपनी के लिए क्या बेस्ट प्योर स्ट्रेटजी होगा वो अभी डिसाइड करके रख देंगे। मतलब अभी जरूरी नहीं है कि अभी का अभी आपको उनके साथ रुपया देकर काम करना है, बट जब डिमांड आएगा तब आप फटाक से एक्शन नहीं लोगे तो कैसे होगा? समझ गया कितना गहराई से रोल है कॉस्ट अकाउंटेंट का? बट मैं आपको क्या बोला, अभी बहुत अच्छा लगता है सुन के, है ना? ऐसा लगता है वाह क्या सीख रहे हैं, प्रोफेशनल बन रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, है ना? लेकिन जब टाइम आता है सब भूल जाते हैं, है ना? टाइम आता है ना तो सब ज्ञान गायब, तब ब्लैंक हो जाता है। जैसे एग्जाम आता है तो क्या होता है, सब भूल जाते हैं ना। वैसे ही जब रियल वर्ल्ड में भी समय आता है तो कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है, उस समय माइंड
पीछे जाके कॉन्सेप्ट कलेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पता नहीं। तो आजकल इसलिए कंपनियों को ये सब सिखाया जा रहा है कि आप लोग अपने बिजनेस का स्ट्रेटजी रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से पता करें। तो एक कंपनी जो होगा वो क्या करता है, अपने लिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो गया बहुत तो क्या होगा, और कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। तो उसके लिए अभी से क्या तैयारी करके रख सकते हैं, उसका कहीं नोटिंग करके रखना है। तो ये सब काम बड़ी बड़ी कंपनियों में एक स्पेसिफिक टीम को दे दिया जाता है, रिस्क टीम, और वो लोग ये सब कर करा के मॉडल बना के रखा हुआ रहता है कि जब जरूरत पड़ता है कंपनी का हेड बोलता है वो लेके आओ, मान लिया है, देख लो, राइट। तो एनीवे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऑल राइट। बट इतना इंटरेस्टिंग है कि एग्जाम में नहीं आता है, आज तक नहीं आया, मतलब न पुराने सिलेबस में कभी आया न नए सिलेबस में कभी आया। तो भविष्य में क्या फोरकास्ट कर सकते हैं आप, जब टाइम सीरीज ही नहीं बन पा रहा है ना। ये अटेम्प्ट में 0 क्वेश्चन, 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 तो आप ट्रेंड इक्वेशन क्या बनाओगे, ट्रेंड इक्वेशन में सब 0 ही आएगा। तो आने वाला पीरियड में कितना चांस है आने का, 0 चांस है। तो फिर क्यों पढ़ना है सर, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि अपना काम हो जाए, है ना। इंस्टीट्यूट मैट में जितना दिया हुआ है वो सारा का सारा एकदम ग्रैब करने का दरकार नहीं है आपको, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है, जिससे नॉलेज भी आ जाए, एमसीक्यू भी हैंडल कर पाए, और अगर कुछ आया तो कुछ कर पाए। तो आइए अब ये कॉपी में बनाइए आप, स्टार्ट। ऐसे ही बनाएंगे कैपेसिटी प्लानिंग 3 पार्ट, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। सो जो हम लोगों का जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो तरीका अगर आप नोटिस करोगे कि वो इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाता है एक छोटा सा डिस्कशन में कि आपको बड़ा बड़ा किताब नहीं पढ़ना है। यही हमारा काम है कि ऐसे आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, लगे वो यही एग्रीगेट प्लानिंग, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, आपको लगे वो एग्रीगेट प्लानिंग तो समझ में आ गया। बट अच्छों को स्ट्रगल हो रहा है एग्रीगेट प्लानिंग पढ़ने में, समझने में। नेक्स्ट, ऐसा मत सोचना कि ये 4 है, ये सारे एग्जाम्पल ऑफ प्योर स्ट्रेटजीज हैं। मतलब यही 4 है ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी बनाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है क्या कंपनी के पास ऑप्शंस है। प्योर स्ट्रेटजी मतलब बस एक ही रास्ता अपनाएंगे, मिक्स स्ट्रेटजी मतलब कॉम्बिनेशन अपनाएंगे। मिक्स स्ट्रेटजी में वर्ड कॉम्बिनेशन है। ओके, सो अभी मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक सिखाने वाला हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करते हैं। सो व्हाट इज आवर स्कोप ऑफ लर्निंग? Scope of learning is to evaluate different strategies from costing viewpoint. Evaluate different strategies from costing viewpoint. Okay. So I will give you one question here, which is question number 1. Now you have to pay attention with me to understand the full workings, then we will copy it. Okay. So what is given here? एक बार ये आप मार्किंग को भूल जाओ, मैं पूरा फ्रेश आपको करके समझाऊंगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एबीसी कंपनी ने एक फोरकास्ट डेवलप किया है फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट हैज द फॉलोइंग डिमांड पैटर्न। तो फोरकास्ट डेवलप करना आपको सिखाया मैंने, याद है ना, डिमांड फोरकास्टिंग में। बट आप जो सीखे वो ट्रेंड को डेवलप करना सीखे थे, ईयर ऑन ईयर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। बट मैंने आपको एक आइडिया दिया था सीजनल इंडिसेस का भी, कि सीजनल वाला वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं। तो ये क्वार्टर वाइज दिया हुआ, मतलब सीजन वाला दिया हुआ है। अंडरस्टूड? तो अगर ये सीजन वाला दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, क्वार्टर वाइज हम लोगों को फोरकास्ट मालूम है। और आप देखो, उसको स्टडी करो, आपको समझ में आएगा। अच्छा, क्वार्टर 1 में डिमांड 270 आ सकता है, ऐसे स्टडी करना पड़ता है। मतलब योर स्ट्रेंथ एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट
लाइज इन गोइंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। हर एक नंबर कुछ कहता है। ये कहीं सुना है ना ये वाला, हर एक डैश कुछ कहता है? कौन सा ऐड में सुना था? तो एनीवे अभी क्या सिखा रहे हैं, हर एक नंबर कुछ कहता है। तो आपको सोचना है, उसको कनेक्ट करना है। डिमांड 270, व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, इस क्वार्टर में 270 का सेल होने का बात है। फिर क्वार्टर टू में क्या बोल रहा है, डिमांड 220। ओह ये क्या, घट जाएगा डिमांड, -50 हो जाएगा। फिर 220 से क्वार्टर थ्री में माय गॉड 470, ऑलमोस्ट डबल, यानी कि 250 प्लस हो जाएगा। अब सोचो हर नंबर क्या कहता है। अरे घट जाएगा तो ठीक है, आदमी बैठा रहेगा आइडल कि उसको निकाल देंगे, और अचानक से डबल मारेगा तो फिर उसके लिए आदमी आएगा कैसे? ये सब सोचने का टेंशन लेना पड़ेगा आपको। टेंशन नहीं हो रहा मतलब आप कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बन पाए। ठीक है, अब क्या, अरे बाप रे बाप 200 और कहां से लाएंगा, रिसोर्स कैसे आएगा? हम लोग का तो काम क्या है, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग है। रिसोर्स कहां से लाएंगे, कैसे होगा ये काम? अरे फिर अचानक से घट गया 180 और घट गया। अरे 180 के 220 घट गया, 220 घट गया। अरे तो जो आदमी हायर किया था क्वार्टर फोर में, फिर उसको निकाल देंगे क्या? हलवा है क्या? आदमी कोई ऐसे लाओ और लेके जाओ, लाओ लेके जाओ, ऐसा कैसे होगा? टेंशन लेना पड़ता है भाई, तब धंधा होता है, तब तुमको इज्जत मिलेगा, है ना? मतलब कंपनी में इज्जत कैसे मिलेगा, जब तुमको टेंशन होगा। जिसको टेंशन ही नहीं, मतलब लोग क्या सोचेगा, इसको तो परवाह ही नहीं है। ठीक है, तो टेंशन लेना कंपनी में जाके डेटा देख देख के, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। हाँ तो कैसे होगा, जब तुम कंसर्न होंगे तो समझ में आएगी, तुमको समझ में तो आ रहा है सिचुएशन। तो 450 से फिर देखो घट गया, फिर देखो 70 घट गया, फिर 100 बढ़ गया। ये सब फ्लक्चुएशन को हम कैसे मैनेज करें? अंडरस्टूड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्यूमुलेटिव डिमांड मिला के बोल दिया है कि 8 क्वार्टर, यानी 8 क्वार्टर मतलब कितना पीरियड हुआ, 2 साल हुआ। देखो नंबर को कैसे मोहब्बत करते हैं। नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या सोच रहा है, क्वार्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अरे ऐसा नहीं, 8 क्वार्टर मैंने 2 साल, 2 साल, ये तुमको इंसाइट आ रहा है कि नहीं? ये 2 साल है, पूरा 2 साल में टोटल डिमांड 2920 का है। 2 साल में 8 क्वार्टर है, तो पर क्वार्टर का एवरेज क्या हो रहा है? करो एवरेज, 2920 डिवाइडेड बाई 8। सर एवरेज क्यों कर रहे हैं? अरे यही तो तुम यार समझता नहीं है बात को, आ जाता रात को। 2920/8 ये एवरेज है, 365। ये सब करना पड़ता है दिमाग में बैठाने के लिए, क्यों 365 का एवरेज है। कभी हम एवरेज से नीचे चल रहे हैं, कभी हम एवरेज से बहुत ऊपर चल रहे हैं, तो भयानक फ्लक्चुएशन चल रहा है भाई, राइट? सो द फर्म एस्टिमेट्स दैट इट कॉस्ट ₹150 पर यूनिट टू इंक्रीज प्रोडक्शन रेट। जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना, तो नया आदमी लाना पड़ेगा, न्यू वर्कफोर्स, या मे बी आप सब कॉन्ट्रैक्ट करा रहे होंगे। बट सब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं लिखा है तो सब कॉन्ट्रैक्ट मत मानना, मानना कि घर में ही आदमी रख के एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कराएंगे, 150 लगेगा। एंड 200 पर यूनिट टू डिक्रीज द प्रोडक्शन रेट। आदमी को ले आते हो और फिर छोड़ोगे तो वो ऐसे नहीं जाएगा, उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। फिर ₹50 पर यूनिट पर क्वार्टर टू कैरी द आइटम्स इन इन्वेंट्री। आप बोलेंगे हम तो अपना स्पीड से बना लेते हैं, फिर जो बच जाएगा इन्वेंट्री में लगा लेंगे। एक्चुअली ये फ्लक्चुएशन को मैनेज करने का तरीका इन्वेंट्री भी है, कि इन्वेंट्री रखोगे तो ये फ्लक्चुएशन शायद मैनेज हो जाएगा। बट इन्वेंट्री रखने का कैरिंग कॉस्ट है ना, 50 पर यूनिट पर क्वार्टर। इसको कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री रखने का कॉस्ट है। और उसके बाद 100 पर यूनिट अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है, मतलब बाहर से बनवा के लाओगे तो 100 रुपया वो ले लेगा। सो नाउ फ्रॉम ऑल दीज व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इज, क्वेश्चन इज सेइंग कंपेयर द कॉस्ट ऑफ प्योर स्ट्रेटजीज। आपको खाली प्योर स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। तो क्या क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है? एक, प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना घटाने का बोल रहा है, तो वही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वर्क फोर्स होगा। ठीक है, प्रोडक्शन रेट, ये ग्रीन हटा दे क्या, ग्रीन नहीं दिख रहा होगा। तो स्ट्रेटजी क्या दिख रहा है आपको? प्रोडक्शन रेट।
बढ़ाओ या घटाओ, तो उसका कॉस्ट आपको दिख रहा है, इंक्रीज का ₹150 पर यूनिट और डिक्रीज का 200 पर यूनिट। फिर इन्वेंट्री का ₹50 पर यूनिट पर क्वार्टर। फिर सब कॉन्ट्रैक्टेड का ₹100 पर यूनिट अगर सब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। इज दिस क्लियर? तो 3 स्ट्रेटजी है। अब इसका कॉस्टिंग कैसे करें, है ना? तो अभी समझना, आपको सिर्फ समझना है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग। राइटिंग का खलबली नहीं होना चाहिए। सब नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप चाहो तो ये सब नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के खाली सुन लो तो भी आपका काम होगा। समझने पे ध्यान दो, दिमाग में दौड़ाओ, ठीक है? तो एक एक करके समझाते हैं आपको, वर्किंग दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे सब सॉल्व करके, मैं बैठ के क्लास के बाद सब सॉल्व कर लेता हूँ और सब सॉल्व करके आपके सामने लाता हूँ, जिससे कि हम दोनों का टाइम बचे और हम और रिवीजन और प्रैक्टिस वगैरह पे फोकस कर पाए। सो पहला प्योर स्ट्रेटजी क्या है? देखो, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ वर्कफोर्स। तो मैंने क्या किया, Q1 से लेकर 8 तक का डिमांड लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, हायरिंग फॉर प्रोडक्शन किया। क्या किया? ध्यान दीजिए, हायरिंग फॉर प्रोडक्शन किया। तो पहला वाला सेम लिख दिया गया, प्रेजेंट वाला जो है वही लिख दिया गया। फर्स्ट वाले में मैंने कोई चेंज नहीं किया, दिख रहा है? फर्स्ट वाले में सर ने कोई चेंज नहीं किया। 270 था, 270 लिख दिया। मान रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जितना चाहिए उतना हम लोग बनाने के लिए आदमी ले आए। तो इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा है, डिक्रीज अभी कुछ नहीं हो रहा है। बट सेकेंड क्वार्टर में आप 270 से जब 220 पे जा रहे हो, मेरा ये एरो को देखना, 270 से जब 220 पे जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। एक्चुअली ये कॉलम का कोई दरकार नहीं है, अगर आप देखें ना तो ये कॉलम का कोई काम नहीं है, मैंने सब रिपीट ही किया हुआ है, इसको हटा देते, ठीक है? तो ये डिमांड ही आपका हायरिंग फॉर प्रोडक्शन चल रहा है, ओके? अब आप देखो 270 से 220 हुआ तो क्या हुआ, -50 हुआ। तो मैंने अपना प्रोडक्शन को कम किया तो मेरा कॉस्ट आया 50 × 200। 50 × 200 क्यों? क्योंकि डिक्रीज करने का कॉस्ट 200 है ना? यहां पे भी मैं लिख सकता हूँ @200 पर यूनिट। इंक्रीज करने का कॉस्ट है 150 करके, इंक्रीज करने का कॉस्ट है 150 पर यूनिट के हिसाब से। सो इंक्रीज डिक्रीज यहां से पता चल जा रहा है। ये -50 है तो यहाँ पे डाल दिया डिक्रीज कॉस्ट। फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 250, तो उसका कॉस्ट क्या लग रहा है, 250 × 150, दिख रहा है? फिर अब आप खुद सोच पाओगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 200 तो इंक्रीज में डाल दिया। फिर देखो, खाली वर्किंग देखो, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 220 हो रहा है माइनस, तो डिक्रीज में 220 डाल दिया। बट एक ध्यान देना, यहाँ माइनस साइन मत लिख देना, क्योंकि दोनों में कॉस्ट लग रहा है। माइनस साइन लिखोगे तो लगेगा कॉस्ट बच रहा है, तो डिक्रीज करने का कॉस्ट लग रहा है सर। हाँ, डिक्रीज करने का भी कॉस्ट लग रहा है कॉम्पेंसेशन के नाम पर। फिर यहाँ पर -180 है तो 180 डिक्रीज में डाल दिया। फिर देखिए -70 है तो डिक्रीज में डाल दिया। फिर +170 है तो इसको इंक्रीज में डाल दिया और सारा कॉस्ट को टोटल किया। दोनों कॉस्ट को जब टोटल किया तो नेट कॉस्ट आ गया इस स्ट्रेटेजी का 197। इंक्रीज का भी कॉस्ट लग रहा है, डिक्रीज का भी कॉस्ट लग रहा है। समझ में आया आपको प्योर स्ट्रेटेजी कैसे इवेलुएट हो रहा है? हाँ, समझ में आया कि नहीं? Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking, and revision. This is your sure path to pass.